नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे योगी 02 सरकार की, और उसमें हमारा उद्देश्य होगा ये जानने का कि अब जो ये सरकार चल रही है योगी की, उसमें क्या बदलाव दिख रहा है। और ख़ास तौर से अगर बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से, पुलिस के दृष्टि से, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल रहा उसमें बहुत कुछ समझना भी था और उसका एक बड़ा समय कोरोना ले गया। लेकिन अब वो परिस्थितियां बदली है और सच बात तो ये है कि जो विपक्ष है वो भी कोई ऐसा चैलेंजिंग नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं कह पा रहा है जिससे सरकार भी कोई असमंजस में आए। मतलब सीधा ये है कि योगी सरकार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है और अगर योगी सरकार को कुछ भी प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपने से ही करनी पड़ रही है। आज हम यही जानेंगे कि ये जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उसमें जो विकास का रोड मैप है उसकी प्रायोरिटीज क्या है और उन प्रायोरिटीज को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और जो ये मीटिंगें हो रही हैं, आज अधिकारियों की मीटिंग, एक समीक्षा बैठक, फिर अन्य बैठकें, उनका भी कितना असर पड़ रहा है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। सुरेंद्र मैथानी जी एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है जब वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो बता देते हैं कि इस फ्लाइट से आ रहे हैं, इस फ्लाइट से जा रहे हैं, हमारी ये फ्लाइट लेट हो गई लेकिन हम मिलेंगे, हमारा कार्यालय खुला हुआ है, हमारे यहाँ कार्यालय में सारी व्यवस्थाएं हैं। मतलब ये नहीं कि साहब वो विधायक जी बाहर चले गए हैं तो अब काम नहीं होगा। तो ये एक विशिष्टता है, इसका वैशिष्ट्य है और इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जब जनता की ये सेवाएं कर रहे हैं तो उसमें अब आपके लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले मैथानी जी, आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं और विधायक बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन इस बार आपको ज़रा ज़्यादा ऊर्जावान दिख रहे हैं, बड़े अच्छे सामर्थ्यवान दिख रहे हैं, स्फूर्तिमान दिख रहे हैं, दिशा वाले दिख रहे हैं। क्या कारण है? पिछला भी तो आपने चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन इस बार कुछ खास बात दिख रही है। हाँ देखिए डॉक्टर रमेश जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बधाई दी। मैं जीएमडी चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि समय समय पर मेरी बात और जनता तक पहुंचने में आपने जो मुझ पर लगातार प्रश्नों की बौछार की है और मुझको अवसर दिया है काम करने के लिए विषय संज्ञान में दे करके, और उससे मैं जनता के और करीब पहुंचा हूं और मैंने जनता के लिए काम किया है। इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चैलेंज की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि चैलेंज मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, मेरा अपना एक स्वभाव है। मुझे लगता है कि लोगों ने अपना काम कर दिया। मेरी उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में सारी सीटों को मिला के जीत के प्रतिशत को आप देखें तो उत्तर प्रदेश में मेरा 10वां स्थान आया है। ये मेरी जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब जब मेरा 10वां स्थान आया है और जनता ने अपना काम कर दिया तो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है कि अब मैं जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरूं। मुझे जनता ने वोट दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब मैं 5 वर्षों तक विधायक बन करके भी रह सकता हूँ, गाड़ी में घूम सकता हूँ, समय पास कर सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, लोगों से ना मिलूँ, लोग परेशान हो जाएं। जवाब तो 5 साल बाद मैं फिर जाऊँ, फिर लोगों से माफ़ी मांगूँ, भैया गलती हो गई, मैं नहीं दिखाई दिया, मैं नहीं आया, मैं अब आगे आऊँगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये इस प्रकार के वातावरण को बनाना मेरे स्वभाव में नहीं है। मुझे लगता है लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो उनकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। मैं गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र का एक अभिभावक के नाते संवैधानिक व्यवस्था में बैठा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को मैं
पेयजल आपूर्ति करवाऊं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को सीवर की व्यवस्था दूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको सड़क नाली व्यवस्था दूं, मेरी जिम्मेदारी है कि उनको स्वास्थ्य की सेवाएं दूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराऊं, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई अगर बीमार व्यक्ति है उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख अगर पैसा चाहिए जिससे उसका जीवन बचे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से ला करके उनको दूं। इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूं। ये मेरा पूरा पिछला इतिहास उठा करके अगर देखेंगे डॉक्टर रमेश जी, तो 2.25 वर्ष का कालखंड मुझको पिछली बार मिला था, और उस 2.25 वर्ष के कालखंड में 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया था। मैं स्वयं भी कोरोना में ग्रसित हुआ था सेवा करते करते। आपको ध्यान होगा, लोगों को पता है कि मेरे मुंह से खून के छींटे आते थे, 2 महीने मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं व्हाट्सएप से ही काम करता था, अधिकारियों से छठ मैया के पूजन को करवाना और सारी व्यवस्थाओं को व्हाट्सएप से करता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी वापसी नहीं होगी। सामने तौलिया लगा रहता था, शाम तक तौलिया डॉक्टर को मैक्स में इसलिए बदलना पड़ता था कि वो खून के छींटों से भर जाता था। ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद था, ईश्वर की कृपा थी कि मुझे दूसरा जीवन मिला। और 10 महीने का जो कालखंड मुझे प्राप्त हुआ, उस 10 महीने के कालखंड में मैंने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से 225 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के डेवलपमेंट के काम ही नहीं कराए। मैं जनता के बीच में इजी अवेलेबिलिटी के आधार पर, इजी कनेक्टिविटी के आधार पर जनता से मेरी कनेक्टिविटी बनी रही। मेरा जनता दरबार, जनता दर्शन करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए लगातार कोरोना के बाद भी चलता रहा। और मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि जब चुनाव हुआ तो मुझे लगा कि ये चुनाव तो यार बिल्कुल बहुत ईजी है। जनता मुझसे कह रही है जाओ, आप जाओ, क्यों आ गए, आपको तो जीत ही रहे हो, हम आपको वोट कर रहे हैं, आप क्यों आ गए। मुझे लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, 3-4 दिन बचा था, मुझे लगा कि 4 दिन बचा, मैं समय कैसे पास करूँ। जनता तो मुझे कह रही जाओ, आपको वोट दे दिया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो 4 दिन सड़कों पे खाली मैं गाड़ियों से वोट मांगते हुए और घूम करके उस समय मैंने पास किया। अब मेरी जिम्मेदारी आती है। अब मुझे लगता है कि जब जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है तो मुझे कड़ा परिश्रम करके, आज मैं, आप 3-4 दिन का मेरा पूरा वो देखिए इधर भी और लगातार शुरू से कि मैं सवेरे 5-5 बजे से भी उठ करके और लगातार लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ, मॉर्निंग वॉकर्स से मिल रहा हूँ, सड़क चलते लोगों के हाल चाल लेता हूँ, सब्जी वाले, ठेले वाले, फल वाले, रास्ते में चलते हुए उनको नमस्कार करते हुए। मैं आज भी, मेरे दिमाग में कहीं नहीं आता कि मैं विधायक हूँ। मुझे लगता है कि मैं सेवक हूँ और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जरा बताइए, क्या आपको जो 10वां स्थान मिला है उसी ने आपको अधिक ऊर्जावान बना दिया, एक टॉनिक देने का काम किया है? नहीं, स्वाभाविक रूप से होता है कि मुझे लगता है कि अगर जब लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ गई, तो मुझे और अधिक काम करना चाहिए। मैं और अधिक कनेक्टिविटी को बना रहा हूँ और लोगों की बात को सुन रहा हूँ। लोगों को मैं ये एहसास नहीं होने देना चाहता कि विधायक मतलब कोई बहुत बड़ी चीज। वो ऐसा कौन सा कारण आप मानते हैं जो आपको ये 10वां स्थान मिला और जिससे आपको एक नई स्फूर्ति मिली? देखिए, मैं इससे पहले संगठन का व्यक्ति था, मैं विधायक इस विधा में नहीं था। मैं जब इस विधा में आया और मुझे जब ये 10वां स्थान मिला है तो मुझको एक अनुभव आया कि यदि आप जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं और उनकी बात को सुनते हैं, उनके काम के लिए प्रयास करते हैं, आप उनको अपने से नीचा, उनसे अपने को नीचा मानते हैं, यानी उनको अपने ऊपर रख करके अगर आप काम करते हैं और उनको स्नेह प्यार देते हैं, अपने अहम को खत्म करते हैं, अपनी सरलता, अपनी उदारता, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी भाषा, अगर आप इस पर नियंत्रण रखते हैं तो लोगों के, अगर उन्होंने 100 काम दिए और 80 काम हुए, 20 काम नहीं भी हुए, तो भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है, चलो 80 हो गए, 20 आगे हो जाएंगे। पर व्यक्ति ठीक है, ये आधार, मतलब एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मुझे अनुभव आया है कि आपकी कनेक्टिविटी और इजी अवेलेबिलिटी जनता के बीच रहनी चाहिए, जनता आपको आशीर्वाद देगी। लेकिन एक ये भी लोगों में धारणा है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि विधायकों को रहना चाहिए साथ में, एक धारणा ये भी है कि जब कोई लहर चलती है, जब कोई तूफान चलता है राजनीतिक चुनाव में, तो फिर आपने विकास कार्य किए हों चाहे न किए हो, जनता उसको देखती है और जनता आपको चुन लेती है। लेकिन यदि आपने बहुत काम भी किए हों और अगर प्रतिकूल हवा चल रही है तो फिर आपको कोई गिनेगा नहीं। ये भी एक धारणा लोगों में बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए डॉक्टर रमेश जी, इसका एक पहलू और है। हाँ, एक तो ये पहलू है जो आपने कहा, निसंदेह
काम ही एक आधार नहीं है। दूसरा आधार है जो उनसे आपकी कनेक्टिविटी बने, जो मैंने कहा इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी। मतलब उनको ये लगे कि मेरा अगर दर्द है तो मैं उसको कहने के लिए कहाँ जाऊं। मान लीजिए सपोज उदाहरण के रूप में कोई विभाग नहीं सुन रहा, कोई पुलिस नहीं सुन रही, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, कहीं व्यवस्था में वो परेशान घूम रहा है, तो उसको एक गार्जियन चाहिए कि जो गार्जियन उसकी बात को सुने और पेन ले, और पेन लेकर के उसके काम के लिए प्रयास करे। प्रयास में हो सकता है, मैंने कहा कि कुछ काम होंगे और कुछ काम नहीं होंगे, लेकिन उसको वास्तविक रूप से लगे कि ईमानदारी से मेरे लिए प्रयास किया गया, और तब वो आपसे कनेक्ट होता है। ये दूसरा पार्ट जो है ये बड़ा प्रभावी होता है। प्रभाव, लेकिन राजनीतिक भूमिका तो अपनी है ही, उसमें तो दो राय नहीं है जी। वो तो पॉलिटिकल एक चीजें अलग हैं, लेकिन ये सेवा भी अगर आप वास्तविक रूप से सेवा करिए तो मुझे लगता है चुनाव के समय में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, ये बताइए कि अभी एकदम योगी जी ने विभिन्न मंडलों में मंत्रियों को भेजा, समीक्षा कराई, विचार विमर्श हुआ, बैठकें हुई, आप लोगों से फीडबैक लिया, सब कुछ हुआ। क्या हुआ, क्या 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 उसमें आया निकल करके लोगों, क्योंकि आप तो उस बैठकों में थे, तो क्या निकल के आया और क्या होने जा रहा? देखिए डॉक्टर रमेश जी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि जब एक होता है कि हम सरकार में हैं और जनता सरकार के द्वार जाए, एक ये सब्जेक्ट। दूसरा होता है कि हम सरकार में हैं और सरकार जनता के द्वार जाए। मुझे लगता है ये पहलू भारी है। जो सरकार जनता के द्वार जाए, यही वास्तव में सरकार है और यही वास्तव में सत्ता का भाव है। तो आप जा नहीं रहे, आप तो मीटिंगें कर रहे हैं ना, मीटिंग से मीटिंग कर रहे हैं, केडीए में मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, आप तो मीटिंग कर रहे हैं। देखिए वो मीटिंग अगर नहीं होगा तो तंत्र मजबूत नहीं होगा और विषय नहीं निकलेगा। अभी मैं एक मीटिंग की आपको बात बताऊं। हाँ, बताइए। मीटिंग हो रही थी जिसमें मंत्री समूह बैठा हुआ था। मैं सचेतक हूं विधानमंडल दल का, तो मैं भी बैठा था, मेरे सचेतक दल के सभी सदस्य विधायक बैठे हुए थे, और उस बैठक में एक चर्चा हुई कि भाई हर घर नल, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हर घर नल ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना चल रही है। तो जब मैंने विषय रखा कि भाई ठीक है, हर घर नल अच्छी व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही, बहुत अच्छी चल रही, मैं मोदी जी योगी जी को बधाई देता हूं, परंतु शहरी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर पेयजल की समस्या हमको दूर करने की और उसको और अधिक सुदृढ़ करने की प्रबल आवश्यकता है। विषय उस मीटिंग से निकल करके आया, और जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा तो आप सदन का उनका स्पीच सुनिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करें, उसके लिए उन्होंने अतिरिक्त बजट दिया। और एक वैकल्पिक, मैंने जब उनसे कहा महाराज जी, सदन में थे, हमने कहा महाराज जी शहरी क्षेत्रों में हैंडपंप की और रीबोर की उतनी अधिक व्यवस्था नहीं है, और अगर हम हैंडपंप को रीबोर भी कराते हैं तो वो हैंडपंप बैठ जाते हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों में त्राहिमाम ना हो। मैंने उनको उदाहरण दिया, मैंने कहा मैंने विधायक बनने के बाद पानी के स्टील के टैंकर बहुत सारे तादाद में दिए, अभी भी दे रहा हूं, तो ये हमको क्यों आवश्यकता हो कि हम स्टील के टैंकर दें? हमें ये क्यों नहीं आवश्यकता हो कि हम घर घर को उनकी व्यवस्था को और सुदृढ़ करें? तो उन्होंने एक व्यवस्था दी, सदन में बोला, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे स्थल पे बोरिंग देंगे और उस बोरिंग से पाइपलाइन की एक एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी देंगे। तो जो आप देखते हैं कि पीपा लेकर के, और हमारी घरों की गरीब घरों की महिलाएं भी, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, वो भी पीपा लेकर के लाइन लगी है पानी के लिए, और वहां पे झगड़ा हो रहा है, ये व्यवस्था कम होगी। एक बोरिंग है, उसमें मैं डलवा रहा हूं, मैं भी अपनी विधानसभा में कर रहा हूं कि आगे 4, 6, 10 नल इधर, 4, 6, 10 नल इधर, कोई झगड़ा नहीं, एक बोरिंग है, चलेगा, आपको पानी मिलेगा। उसको भी मैं अपनी विधानसभा में अतिरिक्त रूप से कराऊं। ये मीटिंगों से अतिरिक्त निकलता है। जैसे मीटिंगों से अतिरिक्त निकला, मैं लोहारन भट्टा की जो नहर के ऊपर सड़क बना रहा हूं, उस सड़क को बनाने में जब कनेक्टिविटी ऊपर हैलट से रामा देवी को जाने वाले ओवरब्रिज से कनेक्टिंग कराने की बात आई, तो मैंने इसको उसी बैठक में रखा। उसी बैठक में ये पास हुआ। उससे लाभ कितना कि पूरे कानपुर की जनता यदि जाम मुक्त मार्ग से कार्डियोलॉजी पहुंच सकती है, तो वो केवल मेरी विधानसभा क्षेत्र से पहुंच सकती है। ये लाभ मिलेगा। और हार्ट के पेशेंट अगर कार्डियोलॉजी समय से पहुंच जाए, तो कार्डियोलॉजी का रिकॉर्ड है कि आसपास के 16-17 जिलों को यहाँ के डॉक्टर्स 90% से ज्यादा मरीजों को बचा लेते हैं, केवल उनके पास समय नहीं होता। तो उनके समय को बचाने के लिए अतिरिक्त मार्ग ये लोहारन भट्टा का मैं कानपुर की जनता को सौगात के रूप में, अपनी सेवा के रूप में, उनके उस आशीर्वाद के प्रतिफल के रूप में देने जा रहा हूं।
ये कब तक हो जाएगा? ये दिसंबर मैंने लास्ट टारगेट किया। फिर जो मीटिंग की बात आई, अभी मैंने इस पर मीटिंग करी, माननीय हमारे मंत्री जी बैठे, हम लोग बैठे, जितिन प्रसाद जी बैठे, पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम हो रहा, वहीं से उन्होंने निर्देश जारी किया, वहीं से चीफ से उनके पीएस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बात करी, वह सारी चीज वहां उस मीटिंग में क्लियर हुई और उसका परिणाम हुआ कि आज देखिए आज ये जो मीटिंगें आपकी होती है इसमें सिर्फ योजनाएं चलती हैं या जो प्रशासनिक जो क्षमता है, जैसे कि अभी आप देखिए कि लोग समय से कार्यालयों में नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है, लोगों की शिकायतें रहती हैं, और आप अन्यथा मत लीजिएगा, आपको भी गुस्सा आया था अपने 2 इंजीनियर्स को लेकर के, आपने भी बहुत कुछ कहा था और लिखा था। तो मेरा सवाल ये कि क्या ये भी कुछ होता है कि सिर्फ योजनाओं तक कि भाई योजनाएं कैसे चलेंगी, क्या होगा, वहां तक सीमित रहता है? नहीं, ये भी देखिए, नेतृत्व जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का नीचे तक, जैसे जिस प्रकार की धारा गंगोत्री से निकलती है गंगा सागर तक, वैसी धारा पहुंचती है। अगर हम उसको बीच में डिस्टर्ब ना करें, उसको प्रदूषित ना करें, ये उसी प्रकार की सेवाएं हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप देख रहे होंगे कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके पहले ही से लगातार लोग माला पहनने में थे, लोग अपनी खुशी मना रहे थे। आप विपक्षी दलों को देखिए कि उन्होंने एक डेढ़ महीने तक केवल बस कोई मतलब नहीं रखा। आपने पूरा इनका इतिहास उठा के देख दिया, नेट पे सब कुछ है। और उस ठीक विपरीत उसके योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार हम लोगों को कड़ा निर्देश दे करके और तुरंत मंत्रियों को जगह जगह भेज करके, और उन्होंने इसको क्रॉस चेक भी किया, क्रॉस व्यवस्था भी दी है, चेक ही नहीं किया, क्रॉस व्यवस्था दी है। मतलब उस किस प्रकार की कि जैसे आज कोई मंत्री एक समूह बना करके 2 मंत्रियों का 3 मंत्रियों का कानपुर भेजा, कल को उनको कानपुर से दूसरी जगह भेजा, कानपुर में फिर दूसरी जगह दूसरे को भेजा, उसकी स्टडी जो निकाली उसी पर तो काम आगे करना नहीं। बस वही है, वो जो मंत्री समूह यहाँ आए उन्होंने कानपुर को क्या दिया, हम ये केवल जानना चाहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ। अब जब मंत्री समूह यहाँ पर आया, तो एक व्यवस्था की बात आई यहाँ पर। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र को बता सकता हूँ कि यहाँ पर बात आई, मैंने कहा कि हमारा एक दादा नगर का समानांतर पुल जो पिछली सरकार में पीयूष गोयल जी से, आपको याद होगा आपने दिखाया था, मैं लेकर के आया था पीयूष गोयल जी का, जिस दिन अंतिम वहां से रेल मंत्रालय से हटे थे उस दिन उनके साइन होकर के वो स्वीकृत हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार का जो राज्यांश होता है वो भी मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से स्वीकृत करा लिया था। आचार संहिता लगी, उसका बजट रुक गया, 2 विभागों का उसमें एस्टिमेट जाना था, वो नहीं गया। जब जितिन प्रसाद जी आए और यहां पर वो मीटिंग हुई, जिलाधिकारी कलेक्टर बैठे थे, कमिश्नर साहब बैठे हुए थे, सारे लोग हम लोग बैठे हुए थे, और उस मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इमीडिएट उस पर काम हुआ और 12वें दिन दोनों विभागों के शेष एस्टिमेट दाखिल हो गए और वो टेंडर प्रक्रिया में अब प्रारंभ हो रहा है। तो ये मीटिंग्स के भी फायदा मिलता है, उसमें जब हम विषय को रखते हैं तो उससे विषय लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैंने स्वास्थ्य पे विषय रखा, मैंने अभी देखिए कहा वहां पे माननीय इस बैठक में कि मैंने कहा हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जैसे हैलट जैसा संस्थान है हमारे यहाँ, उर्सला संस्थान है, आसपास के 16-17 जिलों को लाभान्वित करता है, गरीब आदमी यहाँ इलाज करता है। यहाँ पे संसाधनों को और अधिक देने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। उसी अनुपात में हमको भी व्यवस्था देनी चाहिए स्वास्थ्य की। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो भी तैयार हो गया, लेकिन उसके संसाधन देखिए आप नहीं है। मैं कोई बात कहने में मुझे संकोच नहीं और खुद स्वीकारने में संकोच नहीं, लेकिन वहां पर भी कोई व्यवस्था, वो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं। देखिए महाराज जी ने तुरंत उस पर व्यवस्था दी है, और आज आप देखिए कि अभी 10 दिन हुए हैं, वहां पर नई भर्तियां हो गई हैं, और अभी 1 महीने बाद उसमें और भर्तियां हो रही हैं, और वो जो बड़ा 200 बेड वाला नया वाला हॉस्पिटल वो है, वो बिल्डिंग भी चालू हो रही है। तो ये संसाधन इसी प्रकार, जैसे हम बैठते हैं, समझते हैं, जब हम जाते हैं, अगर हम विधायक बनकर खाली अपनी सीट पर बैठ जाएं, घर पर बैठ जाएं, अपने बच्चों के साथ बैठ जाएं, तो मुझे लगता है जनता की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। आपकी जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें एक सबसे बड़ी थ्रस्ट क्या आ रही है, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको लेकर के सभी विधायक कहते हो नहीं साहब भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैसे दूर होगा? ऐसा कौन सा मुद्दा रहता है, कौन सा बिंदु रहता है, जनता की ऐसी कौन सी आवाज रहती है? नहीं, ये व्यवस्थाएं पिछले समय में हुई थी, जो विभागों का समन्वय था इसमें थोड़ी सी कमी थी, पिछली बार कमी थी। इस बार काफी कुछ अधिकारियों ने सुधार कर लिया है, और वो इस स्तर पे हमारे कलेक्टर और कमिश्नर
ये काफी एक्टिव हो गए हैं कि अगर कहीं पर भी विभागों के समन्वय में या आपसी, जैसे आपको मसवानपुर की शनेश्वर मंदिर सड़क का याद होगा कि ये 15 वर्षों तक तमाम सरकार रही, तमाम लोग रहे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, केवल आवास विकास और नगर निगम का एक पेज फंसा हुआ था और उस पेज को निकालने में 15 वर्षों से, मैं जब विधायक बना तो मैंने उसको बिल्कुल जिद ले ली। मैंने कहा महाराज जी से मैं इसको करवा के ही मानूंगा, और मैं करवा के माना। तो विभागों के जो पेज निकालने पड़ते हैं ये थोड़ी कठिन होते हैं, जिसको अब हमारे कलेक्टर और हमारे कमिश्नर साहब ठीक प्रकार से समन्वय बना करके इस व्यवस्था को अब ठीक कर लिए हैं। ये डेवलपमेंट मैंने इस योगी 2 सरकार में देखा है। जी, दूसरी चीज एक ये भी है कि मैं भी देखता हूँ कि जब जब योगी जी जनता दर्शन करते हैं तब तब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो खुद परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि जनता में सुनवाई नहीं हो रही है, और नियम ये है कि सवेरे अधिकारी बैठेंगे, जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता की शिकायतों को दूर करेंगे, लेकिन उस दिशा में कोई जो है प्रशासनिक सक्षमता नहीं दिख रही है। नहीं डॉक्टर रमेश जी, इस समय बहुत बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव है। आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति गया होगा तो आप उससे पूछेंगे, क्योंकि अगर मुझे अभी तक गर्व है इस बात का कि मेरी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से मेरी जानकारी में एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में नहीं गया, क्योंकि मैं उनका इसी स्तर पर उनकी समस्या का निराकरण करता हूं। और मेरा मानना है कि अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र से कोई जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी के गया तो मैं फेलुअर हूं, फिर मैं क्या सेवा दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने को ठीक करना चाहिए, और मैं अपने को ठीक करता हूं और लोगों को सेवा देता हूं। आप अब जरा हमको ये भी बता दीजिए कि आप पहले जब विधायक बने और अब बने हैं, तो ये जो जनता की शिकायतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई है, या अब लोगों ने कार्यालय में भी आना बंद कर दिया क्योंकि अब सब समस्याएं दूर हो रही हैं? नहीं, दूसरे प्रकार का अनुभव आ रहा है मुझे डॉक्टर रमेश वो बताएं, बढ़िया। अब जो अनुभव आ रहा है, चूंकि मेरी अवेलेबिलिटी इजी है, लोगों को पता है, मैं अपने एक एक मिनट का हिसाब अपनी जनता को देता हूँ। मेरी अवेलेबिलिटी आप मेरी जनता से पूछ सकते हैं, मैं आज कहाँ हूँ। वो मुझको, मैं आज आपके चैनल पे इस समय बैठा हूँ, मेरे गोविंद नगर के लोग जान रहे होंगे कि मैं इस समय GMD चैनल पर बैठा हुआ हूँ, उनको पता है मेरा विधायक कहाँ है। तो इस नाते से वो मेरे पास अब और अधिक आते हैं। वो अब मैं आपको आश्चर्यजनक बताऊं, कहना नहीं चाहिए, सभासदों के काम भी अब मैं विधायक होकर के करता हूं। सभासद हमारे खूब बेचारे काम करते हैं, लेकिन अगर वो एक बार गए तो उनको लगता है यार सभासद नहीं, चलो विधायक के पास चले, विधायक अगर नहीं हुआ चलो भाई सांसद के पास चले, उनको लगता है और ऊंचे फोरम पे चलें जिससे हमारा काम और जल्दी हो जाए। तो इस प्रकार हमारे पास संख्या अब और बढ़ रही है। अब तो आज आपने सवेरे देखा होगा कि मैं नाले पर खड़े होकर के नाले की सफाई करवा रहा हूँ, सिल्ट उठवा रहा हूँ। ये काम विधायक का नहीं है, विधायक का डेवलपमेंट का है कि सड़क बनवा लीजिए, नाली बनवा लीजिए, पार्क बनवा लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं ले लीजिए, शिक्षा सेवाएं ले लीजिए, आप डेवलपमेंट के काम ले लीजिए, बड़ी योजनाएं ले आइए। ये काम जनप्रतिनिधि विधायक का है, वो काम सभासद का है, नगर निगम का है। लेकिन लोगों को जब अपेक्षा होती है, जब आपसे कनेक्टिविटी होती है, तो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं भाई मेरा विधायक आए और मेरी ये सफाई करा दे। मैं काफी कुछ समय जो अब और अधिक, आज बहुत अच्छी सफाई रफाका नाला की बराबर हो रही है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, और मैं उस पर खड़े होकर के मौके पर और अधिकारियों के साथ आज वहां पर जा करके, और मैं भी वहां की बदबू को सूंघता हूं और उनको भी बदबू सूंघवाता हूं। मैं एहसास कराता हूं कि देखिए कैसे जनता इस बदबू में रहेगी, हमको इस बदबू को दूर करना और उनको व्यवस्थाएं दुरुस्त देनी है। जब मैं स्वयं खड़ा होता हूँ उस बदबू में, तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाती है। तो ये जो शिकायतें, इसके माने आपके यहाँ बढ़ गई है, इसका जो बढ़ने का मतलब ये हो गया, या फिर यह कहें कि पार्षद नहीं सुनते तो आपके पास चले आ रहे हैं लोग, क्योंकि आप मिल जाते हैं, आप अवेलेबल है। अधिकारी नहीं सुनते तो आपके पास वो, इसके माने कि फिर तो संख्या बढ़ गई है आपकी। बढ़ी किस प्रकार से? भिन्न प्रकार की बढ़ी। कि जैसे अब मसवानपुर वार्ड में हमारा पार्षद नहीं है, समाजवादी पार्टी का पार्षद है, उसको जैसे कुछ चले आ रहे हैं। अब जैसे उसको कुछ मतलब ही नहीं, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चले आते हैं कि भाई मेरा भी ये काम। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि जब मैं विधायक हूं तो वहां पर कोई किसी दल, क्षेत्र और भाषा भाषी का हो, मेरा नैतिक कर्तव्य है उसने वोट मुझको दिया और चाहे नहीं दिया, मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसकी समस्या को सुनना और उसकी समस्या का निराकरण करना, ना कि मुझे उसको ये बताना कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम सभासद का है, ये सांसद का है, ये फला का है। ये बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो आ गया उसकी सेवा करना मेरा काम है। इसमें निश्चय के साथ काम। सबसे ज्यादा समस्याएं या सबसे ज्यादा शिकायतें किस विभाग की आपके पास आती हैं? निसंदेह जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं वो किसी के
स्वच्छता को लेकर के कि नाला सफाई करा लें, जैसे बरसात के पहले स्वच्छता की शिकायतें आती हैं, फिर इसके बाद जब कहीं स्वास्थ्य संबंधी होगा, जब ये छिड़काव कराना, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की समस्याएं नहीं आती, पुलिस की नहीं आती है, पुलिस की भी आती है। अब पुलिस की जब से कमिश्नरी बन गई है, हाँ। अब डॉक्टर रमेश जी बहुत, मुझे लगता है बहुत सारा चेंज कमिश्नरी बनने के बाद हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सरकार में हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विधायक हूं, मैं 8 वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूं समाजवादी पार्टी की सरकार में भी और बसपा की सरकार में भी, और सारी पुलिसिया व्यवस्था मैंने देखी है। और इस समय भी जब मैं सरकार में भी आया तब भी मैंने पुलिसिया व्यवस्था देखी, तब भी मैं आप शुरुआती दौर अगर मैं कहूं, शिकायतें नहीं आती, मुझे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं, मुकदमा नहीं कायम हो रहा है हमारा, ये सब शिकायतें बंद ऐसी नहीं आती, अब ज्यादा नहीं आती, एक अपवाद के तौर पे तो आती हैं। देखिए वो तो अपवाद हर जगह होगा, लेकिन जब वो आती है शिकायतें और हमने फोन किया तो दोबारा पलट करके फोन करने की जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा किस विभाग की शिकायतें आती है? जैसे पुलिस की तो कंटिन्यू चलती कि हमें पुलिस से और अधिक मदद मिल जाए, और अधिक हमें न्याय मिल जाए। तो अब इस समय जो ज्यादा शिकायतें आ रही हैं वो कुछ ऐसे झगड़े आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, अपने परिवार के, भाई माँ बेटे के, आ जाए वो देवर और भाभी के, वो हमारा ये मकान, हमारे इस मकान में आधा हमारा आधा तुम्हारा, ये जो पारिवारिक झगड़े हैं इस समय पारिवारिक विवाद ज्यादा आ रहे हैं। और दूसरे जो ज्यादा विवाद आ रहे हैं वो वैवाहिक जो इनके आते हैं हस्बैंड वाइफ के, ये वाले ज्यादा आते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कानपुर के रोड मैप की। विधायक जी बता रहे हैं कि एक बदलाव आया है और कार्य भी आगे बढ़े हैं। मैं सबसे पहले मैथानी जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब क्या होने जा रहा है अब कानपुर में? कानपुर में अब क्या देखेंगे? रोज सुनते हैं कि एलिवेटेड ट्रैक हो रहा है, रोज़ हम सुनते हैं कि रामा देवी से लेकर के और मेडिकल कॉलेज तक एलिवेटेड सड़क हो जाएगी, रोज़ सुनते हैं कि मंदना से भी एक सड़क निकलते हुए जा रही है, रोज़ सुनते हैं कि पुल बनने जा रहे हैं। ज़रा हमको समझाइए कि क्या बनने क्या जा रहा है? हाँ देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा डॉक्टर रमेश जी। आप तो इसी शहर में, आपसे तो हम सब लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। आप इस शहर में जो आज से 5-7 वर्ष पहले आया हो, वो आज आए तो उसको इस सरकार में ये यहाँ का डेवलपमेंट परिवर्तित दिखाई देगा। और आप इन 2-3 वर्षों में ही देख लीजिएगा कि आपको कानपुर में जिस प्रकार से रिंग रोड कानपुर की, बड़ा ट्रैफिक जाम के नाम पे कानपुर एक कलंक देखा जाता है। जाम, कानपुर को जाम के नाम पर कलंक के रूप में जाना जाता है। ये जाम से मुक्त, आप देखिए कमिश्नरेट ने, कानपुर पुलिस ने जो अभी व्यवस्थाएं की हैं, लाल रंग के डिवाइडर लगा करके, गुमटी पे कितना जाम होता था बंद हो गया, कोका कोला पे कितना जाम होता था बंद हो गया, फजलगंज में कितना जाम होता था बंद हो गया, विजयनगर में कितना जाम होता था बंद हो गया। एक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो दिखाई देता है धरातल पे। दूसरा, सड़कों का संजाल, वो आपको इस कानपुर में दिखाई देगा कि जब जो बाहर से अनावश्यक ट्रैफिक जिसको कानपुर में आने की आवश्यकता नहीं है, वो ट्रैफिक रिंग रोड से डाइवर्ट होकर निकल जाएगा। ये रिंग रोड आपको प्राप्त होगी, जिस प्रकार से अभी लगातार उस पर तेजी से काम चल रहा है। ओवर ब्रिजेस भी आपको अभी प्राप्त होंगे। विशेष रूप से रोजगार के संसाधन आपको कानपुर में प्राप्त होंगे, जिस प्रकार से होजरी का बड़ा हब कानपुर में मेरी विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है, मल्टी स्टोरी फैक्ट्री का काम हो रहा है। ये नौजवानों को रोजगार देगा, घरेलू महिलाओं को रोजगार देगा। घरेलू महिलाएं जो दिन भर घर में खाली बैठी हैं, वो सर्टिफाइड होकर के उनको जिला उद्योग केंद्र से अपने को ट्रेनिंग लेकर 1 हफ्ते की मानदेय की मानदेय भी प्राप्त कर, ये दादानगर में, हाँ, और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर के मानदेय के आधार पर जो उनको 250 रुपए 250 रुपए के आसपास पर डे के हिसाब से पैसा भी मिलेगा, उनके खाते में जाएगा, सर्टिफाइड होंगे। फिर उस होजरी के हब से उनको कनेक्ट करके वो वहाँ से रोजगार के आइटम को पाएंगे, उसको बनाएंगे, तैयार करके उनको देंगे और प्रॉफिट सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगा। जितना आप काम करना चाहें, आप उतने पैटर्न पे उतना काम करिए, उतना पैसा लीजिए। तो ये इस प्रकार के घर घर रोजगार दे करके लोगों को अतिरिक्त संसाधन देंगे। जब ये फैक्ट्रियां होंगी, इनमें रोजगार मिलेंगे। आज रोजगार के मेले की अगर आप बात करें तो देखिए, मेले को मैं प्रति माह मेले का उद्घाटन करने लगभग मैं जाता हूं, तो वहां से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अभी तक मेरे पास जो नोटेड हैं, पिछले कोरोना को हटा दीजिए 10 महीने में, तो वो मेरे पास सूची है जिनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ऐसे 1542 या 43 बच्चे हैं जो मेरे पास आज नोटेड हैं, जिनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिला है। तो इस प्रकार से रोजगार के साधन को भी सृजन करना, नौजवानों की योग्यता को, उनकी प्रतिभा को
कानपुर में ही रोजगार से जोड़ना, ये मेरा विजन है। और इस मेरे दूसरे कालखंड का मेरा एक यूं मान लीजिए कि महत्वाकांक्षी योजना है कि मैं इस बार गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के कितने अधिक से अधिक नौजवानों को लिस्टेड करके, केवल मुंह से कह के नहीं, उनका नाम पता मोबाइल नंबर और मतलब अथेंटिक उस लिस्ट को जारी कर सकूं कि कितने अधिक से अधिक मैंने लड़कों को रोजगार दिया। मैंने 5 वर्षों में लक्ष्य लिया है कि कम से कम 5000 बच्चों को मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र का रोजगार दूं। इस बात को आप नोट कर लीजिए और चुनाव के पहले मुझको फिर बैठा लिएगा और मुझसे कहिएगा कि चुनाव जीतने के बाद, ये मुझसे कोई वादा नहीं ले रहा, ये मेरा अपना स्वयं का संकल्प है। तब आप पूछिएगा कि स्वयं का संकल्प था, अब बताइए कि आपने कितने नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया है। ये मेरा मेन वो है। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत संजीदा रहता हूं कि स्वास्थ्य की सेवाएं लोगों को बहुत देता हूं। मैं ढूंढता हूं लोगों को, मैं आपके चैनल से भी अपील करना चाहता हूं कि मैं कोई, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, गंभीर बीमारियों में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो पैसा चाहिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार से एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, एजेंसी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वो जो एफिलेटेड हैं उन पर वो सरकार पैसा देती है और मैं प्रायोरिटी पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको कराने का काम करता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं विधायक हूं और मुझे ये संवैधानिक ताकत लोगों ने आशीर्वाद के रूप में दी है तो मुझे किसी की जान भी बचाना चाहिए। हर काम खाली वोट के लिए नहीं करना चाहिए। विधायक बना वोट के लिए तो राजनीति करने के लिए। इस बार आपकी प्रायोरिटी में रोजगार है? इस बार मेरी प्रायोरिटी पे रोजगार है और स्वास्थ्य, पिछली बार भी था, स्वास्थ्य है, और शिक्षा में बच्चों का, जो छोटे बच्चों का, गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उन स्वास्थ्य की शिक्षा की सेवाएं हैं, उनको डेवलप करना। तो स्वास्थ्य की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है? जी, स्वास्थ्य की सेवा इसमें देखिए, जैसे मैंने एक तो आपके गोविंद नगर क्षेत्र में एक अस्पताल की बात चल रही थी, वो भी अभी नहीं हो पाया। नहीं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की डॉक्टर रमेश जी बात कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। आप 7 को अपना कैमरा लेकर के भेजिए और उसके पहले के आप विजुअल देख लीजिएगा। 7 में मैंने रंगाई पुताई, लोगों के बैठने की व्यवस्था, और एक हॉस्पिटल सबको गोद दे दिया। एक हॉस्पिटल मैंने स्वयं भी गोद लिया। लेकिन वहाँ डॉक्टर्स वगैरह हैं। हाँ, डॉक्टर्स आते हैं। किसी दिन इसको आप सर्वे कराइए और सर्वे कराकर हमको कटघरे में खड़ा करिए कि देखिए वहां पे डॉक्टर्स आते हैं कि नहीं, मरीज को दिखाया जाता है कि नहीं, अपवाद कहीं कुछ हो सकता है, उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन आप ओवरऑल देखिए कि ठीक व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, डॉक्टर देख रहे हैं कि नहीं। मैं तो अभी अपना जो गोद लिया मैंने गुजैनी में, वहां प्रयोग करने जा रहा हूं। शहर के जो डॉक्टर्स हमारे सब परिचित हैं, सब परिवार लोग हैं, उनको मैं 1-1, 2-2 घंटे के लिए, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक लेडीज स्पेशलिस्ट यानी महिलाओं के लिए, और एक फिजिशियन, ये तीनों से मैं आग्रह करने जा रहा हूं कि 3 प्रकार के डॉक्टर्स हमको 1-1, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठे। जो गरीब आदमी 500 रुपए नर्सिंग होम में देकर के ओपीडी में अपने चेकअप के लिए जाता है, अपने इलाज के लिए जाता है, वो उस डॉक्टर से हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुजैनी में बैठ करके अपना फ्री में पर्चा बनवा लेगा, इलाज करा लेगा, और उसमें कहीं अगर दवा में भी कहीं कोई कठिनाई आती तो उसमें भी हम समाज के लोगों को से आग्रह करके और उसको इस प्रकार की व्यवस्था भी देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये इस समय अब जो आप जितना भी काम कर रहे हैं उसमें अब कौन सा काम और कर दिया जाए, या कौन सा काम और होना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, जिससे लगे कि नहीं भाई अब जो है योगी सरकार ने सारे चैलेंजेस को लगभग पूरा कर लिया है, एक सामान्य ढर्रा चलने लगा है, अब तो विकास की भी रफ्तार चलेगी। कौन सी चीज़ सबसे बड़ी आपको लगती है इस समय? देखिए, दो प्रकार की चीज़ें लगती हैं जी। एक तो वो चीज़ें, मैं बार बार कह रहा हूं, जिससे कहीं वोट नहीं मिलता लेकिन जीवन में बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। लोगों की जानों को बचाना, उनके लिए मदद करना, उनको उनका इलाज कराना। इस क्षेत्र में ज़्यादा जिस परिवार का, जिसका पिता अस्पताल में पड़ा और विधायक ने, अगर हमने विधायक होने के नाते उसकी मदद कर दी, उसकी जान बच गई, तो आप समझिए कि वोट तो एक तरफ है, कितना बड़ा पुण्य हमको भी अपने जीवन में प्राप्त होगा, जिसको हम लेकर के ऊपर जाएंगे। भौतिक चीजों को लेकर हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन इसको लेके ऊपर जाएंगे। ये काम भी मैं करने में बहुत अग्रसर रहता हूं। और दूसरा वो जो डेवलपमेंट के काम है, जैसे हमारे यहाँ सड़कों का है, नालियों का है, खड़ंजों का है। नहीं, ये तो आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी जरूरत अब जरूरत के लिए जो हमारे यहाँ है, मैं पहली प्रायोरिटी पे मानता हूँ रोजगार, दूसरी प्रायोरिटी पे मानता हूँ स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य के लिए, जैसे हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हम उनको ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया पार्क हम डेवलप करें, उन पार्कों पे वो सवेरे मॉर्निंग वॉक करें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। और उसके अलावा जो कुछ हमारे विधानसभा में है, अब ये भी फिर इससे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन काम करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मेरे संस्कार हैं। हमारे यहाँ टीबी के पेशेंट हमारी विधानसभा क्षेत्र तो नहीं, मैंने जो आप बार बार स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये मान के हम चलें कि स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। नहीं, मजबूत है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि जो हमारा स्वास्थ्य का आज बहुत, आप हाईलाइट में कितना बड़ा परिवर्तन है, और अधिक आवश्यकता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है पिछले समय से। अभी हमारे कोई दबोली क्षेत्र का है, कोई हमारा पनकी के क्षेत्र का है, वो हाईलाइट क्यों जाए, हम उसको उस व्यवस्था को वहीं पर क्यों ना दे? आधा घंटा वो टेम्पो में बैठ के, ऑटो रिक्शा में बैठ के, ई रिक्शा में बैठ के वहां तक क्यों जाए? मेरा स्वास्थ्य संबंधी ये है, हमारे इस स्वास्थ्य को हम वहीं पर उनको अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराएं, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कराएं, और वही उनको ओपीडी तो हम निःशुल्क उपलब्ध कराएं। कोई सुझाव है क्या, या आपने ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के दिया हो, या आपने कुछ ऐसा कुछ मैंने दिया, मैंने उनको सदन में भी बताया है, अपने उस पे सरकार का ध्यानाकर्षण भी किया है कि यहाँ पर और अधिक व्यवस्थाएं, हमको उर्सला में भी हाईलाइट में आबादी बराबर बढ़ रही है, और आसपास के और अधिक जिलों का भार लगातार हाईलाइट पर आता जा रहा है, उर्सला पे आता जा रहा है, तो मैन पावर की, वहाँ के संसाधनों की, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। पर हम कुछ काम ऐसे सहयोग, समाज के सहयोग से भी कर सकते हैं, जहां पर हम सरकार को भी और समाज के सहयोग से समाज को भी अतिरिक्त लाभ भी दे सकते हैं। उस दिशा में मैंने डॉक्टर्स की ये बात बताई कि वो डॉक्टर्स बैठेंगे, ओपीडी देंगे और लोगों को इसका इलाज कराएंगे। आपके हिसाब से इसमें हेल्थ सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और उसको ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, ये इसलिए भी है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये इसलिए भी आवश्यक है कि आज का खान पान, भाई आदमी खाए क्या, पता लगा रिफाइंड भी, अब बता दिया गया है कि रिफाइंड भी इस प्रकार का होता है कि रिफाइंड देख लीजिए तो उसमें कैंसर के वो हैं, जिससे कैंसर होता है। तो आदमी आखिर खाए क्या? वो जो खाद डालते हैं, जो उपज हो रही है, आप देखिए कैसे कैसे इंजेक्शन आ गए हैं, लोग करने वाले हमारे ही समाज के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं, ये काम सरकार नहीं करती है, हम ही लोग, हमारे ही समाज के लोग करते हैं। लेकिन वो करने वाले पता लगा 1-8% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है, और उससे प्रभावित होने वाले 90% लोग हैं। जो आप देखिए, लौकी, जरा सी लौकियां इंजेक्शन देते हैं, बड़ी बड़ी लौकियां बन जाती हैं। आप 20 रुपए किलो भी बेचिए तो वो 20 रुपए की लौकी आपकी 2 किलो की हो गई, 3 किलो की हो गई, वो 40 और 60 रुपए बिक गई। अब उस बेचारे पे, गरीब आदमी पे, जो अपने बच्चों को खिला रहा है ले जाके, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी बस की बात है क्या कि वो उसको ऑर्गेनिक खाए? ये उसके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य की सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना और जनता में अवेयरनेस करना कि जनता ज्यादा से ज्यादा शुद्ध वातावरण ले, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध काम करे, और शारीरिक मेहनत भी हमको करते रहने की आवश्यकता है। क्योंकि शारीरिक मेहनत, जो अभी योग, हमारा योग दिवस बीता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी वो विधा है जिसके आधार पे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा इन जहरीली वस्तुओं को, जो अनावश्यक और हमारे अज्ञानता के कारण से हमारे शरीर में आ जाते हैं, उनसे भी हमारा बचाव हो सके। तो स्वास्थ्य की दिशा में अवेयरनेस के कार्यक्रम मैं एनजीओ को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, एनजीओ को इस पे लगाता हूँ, और एनजीओ के माध्यम से भी जगह जगह मैं स्वास्थ्य परीक्षण के केंद्र लगाता हूँ। कल भी मैंने एक केंद्र का उद्घाटन किया। जगह जगह मैं ब्लड के भी केंद्र लगाता हूँ कि ब्लड डोनेट करें, जिससे लोगों को मौके पर ब्लड मिल सके। मतलब स्वास्थ्य पे लोगों को बहुत देने की इसलिए आवश्यकता है कि ये खान पान अगर हमारा दुरुस्त नहीं हुआ तो ये आगे हमको और अधिक विकराल रूप ले सकता है। इसलिए इस पर हमको समय रहते जागरूकता की आवश्यकता है, और हमें इस पर काम करने की और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। इस आधार पर हमको स्वास्थ्य की सेवाओं को और अधिक देना है। मैथानी जी, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जहरीला खान पान। लेकिन अब जहरीला खान पान हो रहा है, ये भी सब जानते हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर सरकार इस दिशा में क्यों नहीं सचेत है? सरकार क्यों नहीं इस दिशा में कदम उठा रही है? सरकार क्यों नहीं कर रही है कुछ? जी, ये तो बयान आ जाता है कि जैविक खाद का प्रयोग करिए, जैविक खेती करिए, लेकिन जो ये जहरीलापन हो रहा है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, आपका भी, आपको मालूम होगा, यहाँ पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी बैठते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इस दिशा में काम नहीं होता। जब दीपावली, होली हुई तो अपना जाकर के खोया बाजार चले गए, वहाँ पर कर लिया, और
चुपचाप बैठ गए। नहीं। ये जो जहरीला है, आप जिसकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बहुत सही बात है। इस दिशा में क्यों नहीं काम हो रहा है? बराबर डॉक्टर रमेश जी, बराबर काम हो रहा है। हमारे विभाग लगातार, मेरे पास तो लोग आ जाते हैं, वो आते हैं, साहब मेरा ये सैंपल हुआ और वो सैंपल में पकड़ गया, मेरी ये जुर्माना माफ करा दीजिए। मैंने कहा यार क्यों जुर्माना माफ करा रहे हो? तुमने इस कारण से कितनों की जानें ले ली होंगी, कितनों को बीमार कर दिया होगा। तो लगातार अगर विभाग हमारे एक्टिव ना होते तो इनकी संख्या हमारे जनता दरबार में, जनता दर्शन के समय बढ़ती नहीं। तो ये सारों पर नियंत्रण हो रहा है। किस प्रकार से खेती में परिवर्तन होना चाहिए, हमारी सरकार लगातार सीएस से वहां पर एक प्रकार का यूं मानिए कि उसको रिसर्च कर रहा है। रिसर्च करके लगातार लोगों में अवेयरनेस कर रहा है। इसकी बैठकें हो रही हैं, लगातार इसके स्टॉल्स लग रहे हैं लोगों में, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी किया जा रहा है। सरकार हो रहा है, इसमें दो राय नहीं। हम चाहते हैं इस पर एक व्यापक अभियान क्यों नहीं चलना चाहिए? आपको व्यापक अभियान चल रहा है, आप देखिए। हाँ। आप देखिए व्यापक अभियान चल रहा है लगातार। कहीं हमारे कोई सूचना तो आती नहीं है। नहीं, बराबर आपने जाकर के कर दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बहुत बड़े अभी आप अभी चुनाव के बाद भी अभी विकास भवन में बहुत बड़ा एक प्रदर्शनी लगी है, जिस पर आप कैसे इसको सब्जी बोए, कैसे वो लें, आप अपने छोटे से गमले में कैसे बड़ा वो कर सके। और लोगों में वो तो आपने सकारात्मक। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये जहरीला काम कर रहे हैं, जैसे दूध में जो है इंजेक्शन वाला, आपने भी लौकी वाला बताया, मैंने कितनी गंभीर बातें आपने बताई। जो ये इन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आप सब्जी पर आपने खुद ही कहा कि 1-250 ग्राम की लौकी और उसको 5 किलो बना दिया जाता है। इसी तरीके से अन्य आपने खुद ही कहा कि जिस तरीके से ऑयल में चल रहा है, पहले कहा जाता था कि ऑयल में नहीं होता, उसमें भी है। मेरा सवाल ये है कि इस दिशा में सरकार क्यों नहीं सचेत हो? इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। आप देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ लाइन लगी हुई है कि लोगों को इस पर, उन पर वो मुकदमा भी हो रहा है, इस पर वो जांच भी चल रही है, उनके सैंपल भी भरे जा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है कि जिसमें आप हमको ये बता सकें कि किसी भी डेयरी वाले के यहाँ जो इंजेक्शन लगा करके दूध निकालता है उस पर कार्रवाई हो? क्या किसी सब्जी वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई हो? आप बता सकते हैं। हलवाई वालों क्या हो गया होगा? किसी का नहीं, मेरी जानकारी में आया डॉक्टर रमेश जी, मेरी जानकारी में आया। अब एक सब्जी वाला है, विजयनगर में सब्जी लगाता है, उसकी सब्जी में उसका सैंपल भरा गया और लौकी, तभी मैंने ये बात का जिक्र किया। इसीलिए तो और उस पर मुकदमा हुआ, उसने अभी जमानत कराई, उसकी दुकान बंद हुई, उस पर कार्रवाई हो रही है। और उसकी एक कार्रवाई पे बाकी जगह भी इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त होते हमने देखा। इस पर भी काम हुआ। डेयरी में भी जा करके उनके सैंपल को लिया गया। एक चट्टा मिला, दबौली वेस्ट का था या गुजैनी का था, एक चट्टा रविदासपुरम का था, एक चट्टा था। उस चट्टे पे भी उन्होंने जाकर के उसके सैंपल को लिया। वो हम लोग पास आए, हम लोगों ने कहा कि देखिए भाई, हम इस पे कुछ नहीं, आप अपनी, जब आपका सैंपल आ जाए, अगर सैंपल क्लियर आ जाए तो ठीक है, आप अपना काम करिए, और नहीं आए तो जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई है वो आप पर होगी। इस पर हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लोगों की जानों के साथ हम खिलवाड़ होते, कम से कम अपने रहते नहीं देख पाएंगे। तो इस पर बराबर हमारी सरकार संजीदा है और हम लोग भी संजीदा हैं। हम भी कम से कम मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसका एक व्यापक अभियान चले, और जब आपकी कोई मंडली बैठक हो या जो आपके अधिकारियों के साथ बैठक हो, उसमें भी जरा आप तेजी के साथ उठाइए और उसको बहुत तेजी के साथ कराइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। उठाया भी था, तभी इस पर कार्रवाई भी आगे हुई जी, और आगे भी इसको मैं तो बिल्कुल वेल अलर्ट हूँ। हाँ, आप देखिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप तो अपने लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप ही तो आप नहीं होंगे, आप ये तो पूरा शहर होगा, पूरा प्रदेश होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आपके थोड़े सत प्रयास से अगर इस दिशा में काम बढ़ जाता है तो बड़ा कल्याणकारी होगा। बिल्कुल, मैं इसको बृहद स्तर पर भी लेकर के जाऊंगा। मैं चाहता हूँ इसको आप बृहद स्तर पर लेकर के जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी को पत्र द्वारा सूचित करिए, कि मुख्यमंत्री जी तो लगातार करते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत इन सब विषयों को बहुत पसंद करते हैं। मैं उनके संज्ञान में भी, मैंने एक विषय आया था, बहुत बड़ी एक सिफारिश हो रही थी, मैंने उस सिफारिश को नहीं होने दिया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया और वो दंडित हुए। तो वो भी इस पे संजीदा होते हैं, वो इन विषयों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो अपना विकराल रूप लेके आम जनमानस को पीड़ित करती है, ऐसे विषयों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। केवल पत्र लिखना ही इसमें मैं पर्याप्त नहीं मानता। मैं उनसे मिल करके भी जो बात करता हूं, और भी इसको विस्तार से तमाम क्षेत्रों में सब इसके
विषयों को कलेक्ट करके मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करके इसका और विस्तार दूंगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस दिशा में भी आपका काम हो तो ज़्यादा अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि कानपुर का जो राजनीतिक स्वरूप और अभी जो हाल में हिंसा हुई है, इसमें आपने भी बयान दिया था और कुछ विधायकों के खिलाफ आपने कमिश्नर से भी कहा था। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये कानपुर में ऐसा क्यों हो गया? क्या ऐसी स्थिति थी कि कानपुर में एकदम डेवलप कर गया? कहाँ पर हम लोग फेल हो गए? क्या हुआ क्या? देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। हम कानपुरी है, मैं तो कानपुर में पैदा हुआ, कानपुर में इतना बड़ा हुआ और कानपुर के ही लोगों ने और कुछ जिम्मेदार लोगों ने इस प्रकार का काम किया। तो जबकि कानपुर अपनी गंगा जमनी तहजीब के आधार पर जाना जाता है, यहाँ सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों पे मिल करके चलते हैं। पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो लोगों को भड़का करके और अनगल दूसरे दिशा में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक लोग हैं कि गैर राजनीतिक लोग? ये विशुद्ध रूप से तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और विपक्ष के द्वारा अपना खसकता हुआ जनाधार और अपने पार्टी के उनके कर्मों के कारण वो पार्टियां जो नेपथ्य में जा रही हैं, उसके आधार पर उनकी बौखलाहट है जो उसको विभिन्न स्वरूपों में वो दिखाने का काम कर रहे हैं। अन्यथा कानपुर में कभी भी ऐसा नहीं होता है। कभी अगर दंगा ऐसा लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं, जो मास्टर माइंड आ रहे हैं, वो तो राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं रखते। वो तो पीछे से जुड़े तो सब वही से हैं। देखिए, राजनीति में भी कई प्रकार से ये लोग बैक करते हैं। अच्छा। विपक्ष के लोग ये बैक करते हैं उनको कि ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई कौन व्यक्ति है जो समाज को बरगला सकता है, कौन व्यक्ति है जो समाज को दिशाविहीन कर सकता है, उसको वो आगे बढ़ा देते हैं। वो किसी भी बैनर पे चलता है उसको सपोर्ट करते हैं। अन्यथा एक इस प्रकार के वातावरण को कानपुर में बनाना, और मुझे लग रहा है कि उससे उनको क्या लाभ मिलना। और ऐसे मुख्यमंत्री जी जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज हो, जहां पर कानून का पूरा राज हो, ऐसे में इस हिम्मत को करना अपने आप में बड़ी एक अव्यवस्था फैलाने की हिम्मत रखना, और फिर उस पर जब कार्रवाई होना तो फिर मिमियाना, फिर उसमें जो शामिल लोग हैं वो पतली गली से निकलने का प्रयास करें। ये कानून व्यवस्था जो अब यहाँ सख्त हुई है, आप देखिए कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव इस बात का प्रमाण है कि बड़ा निवेश करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशों की कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कानून का राज है। तो ये इनको इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बंदी करना पड़ेगा या उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब ये संभव नहीं। लेकिन मैं ये मान के चलूं कि अब कानपुर में हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुस्त है कि अभी कुछ आपको बदलाव की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, प्रशासन बराबर चुस्त है और कानपुर में पूरा तुरंत इसको नियंत्रित भी कर लिया गया। जो इसमें दोषी हैं वो सजा पा रहे हैं, उनको उन पर कार्रवाई हो रही है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि अब जो ये कार्रवाई हो रही है ये नज़ीर बनेगी कि कानपुर को शांति में ही रह करके भाईचारे के आधार पर जीने का वातावरण देगी। ये कार्रवाई नज़ीर बनेगी। चलिए, आखिरी में एक सवाल हम आपसे और ये जानना चाहते हैं, कानपुर को जल्द क्या मिलने जा रहा है? कौन सी ऐसी व्यवस्था मिलने जा रही है, कौन सी ऐसी राहत मिलने जा रही है जल्द? जब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि योजनाएं तो बहुत हैं, हम अगर आज आप आए हैं तो उसका भी फायदा उठाएं। देखिए, बहुत बहुत जल्द मिलने जा रहा है। रिंग रोड मिलने जा रही है, दादानगर का समानांतर पुल मिलने जा रहा है। एक संभावना है कि ग्रेट सेपरेटर रोड पनकी पड़ाव के ऊपर से मिलने जा रही है। आपको तुरंत ये नहर के ऊपर वाली सड़क जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट जाने के लिए कि ये अतिरिक्त मार्ग मिलने जा रहा है। और इसके अलावा मेट्रो भी आपको तुरंत मिलने जा रही है। रोजगार के साधन भी आपको मिलने जा रहे हैं जब वो फैक्ट्री चालू हो रही है। बहुत तेजी से चौतरफा विकास और लोग कानपुर के लिए कानपुर का प्लान। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले मुझे लग रहा है कि दादानगर का समानांतर सबसे पहले आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैथानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। मैं जीएमडी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निश्चित रूप से योगी 2 सरकार में एक बदलाव आया है। कानपुर में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। कानपुर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे विधायक जी ने तो तय कर लिया है कि हमको 5000 का लक्ष्य पूरा करना है। निश्चित रूप से पूरा होगा। और अगर यही स्फूर्ति, यही ऊर्जा और यही शक्ति और यही दिशा हमारे सभी जनप्रतिनिधि लेकर के चले तो निश्चित रूप से
कानपुर का कल्याण होगा और कानपुर एक बार फिर मैनचेस्टर के रूप में जाना जाएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।